जी, जी, शुक्रिया शुक्रिया आपके कमेंट का। और खुर्रम हुसैन हमें जॉइन कर चुके हैं। खुर्रम के पास लिटरली 10 मिनट हैं क्योंकि उन्होंने एक और उनकी कमिटमेंट है। जी खुर्रम, आपके बिल्कुल। मज़मून की बात की, लूमिंग क्राइसिस यानी कि मंडलाता हुआ एक बहरान जो है वो आ रहा है। आपने उसमें मुख्तलिफ अमूर का ज़िक्र किया। तो हमें एक तो उसका मुख्तसरन ये बताइए, आप क्यों समझते हैं कि हम एक माशी बहरान में दाखिल हो रहे हैं? नंबर 1। और नंबर 2, अगर हम वाक़ई में हो रहे हैं और जो कि बहुत सारे आसार उसके अब नुमायाँ हो चुके हैं, तो फिर इसके इसके जो अवाम के लिए क्या मुज़मिरात हैं और सियासत पे क्या मुज़मिरात हैं? जी। और खुरम ये भी बताइएगा कि जो अभी थोड़ी देर पहले जो ऐलान हुआ है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में मज़ीद रखने का, उसका और ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वाशिंगटन में, वो कामयाब हों या नाकाम हों, दोनों सूरतों में क्या गरीब अवाम पर असर पड़ना है? और जाते-जाते इस पे भी बात तबसरा कर लीजिए कि हमारे इज़्ज़त माब स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो कल एक फरमान जारी किया है और जो खुशखबरी सुनाई है, वो आपको खुशखबरी लगती है या क्या लगती है? ये आपने काफ़ी बड़ा एजेंडा मेरे सामने रख दिया है। मुर्तज़ा साहब, मैं आपको एक बात बता दूँ, आपने कहा है कि मैंने काफ़ी खौफ़नाक एक पिक्चर पेंट की है अपने आर्टिकल में आज। ये पिक्चर खौफ़नाक आपके लिए है, रज़ा रूमी के लिए बेशक होगी, लेकिन हम लोग जो इकोनॉमी को क्लोज़ली फ़ॉलो करते हैं एज़ अ मैटर ऑफ आवर प्रोफ़ेशन, हमारे लिए इतनी खौफ़नाक इसलिए नहीं है क्योंकि हमें 1 साल पहले पता था कि ये दिन आ रहा है। ये 1 साल पहले भी कहना पॉसिबल था। उससे परहैप्स इवन अर्लियर देन दैट ये कहना पॉसिबल है। ये इनेविटेबल था। ये एक जिस तरीके से इन लोगों ने पैसे खर्च-खर्च के इन्होंने ग्रोथ पैदा की है इस इकोनॉमी के अंदर, ये इवेंचुअली एक ऐसा दिन आएगा जब इनको बिल अदा करना पड़ेगा इस सारी ग्रोथ रेट का, और वो दिन आ चुका है। मैंने सितंबर पहले को एक कॉलम लिखी थी कि अक्टूबर का महीना बड़ा क्रिटिकल होगा, उसमें 4 उनको वजूहात समझाई थी कि क्यों? उनमें से एक ये था कि शौकत तरीन की का टेन्योर एंड कर रहा है, इनको रीअपॉइंट करना होगा, बट उससे बढ़ के आईएमएफ टॉक्स इस टाइम पे चल रही हैं, फैटफ की टॉक्स इस टाइम पे आ रही हैं, और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा फॉरेन बॉन्ड मैच्योर कर रहा है जिसकी वजह से $1 बिलियन का आउटफ्लो होगा। तो अब एक-एक करके वो सारी चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई हैं। एंड बेसिकली द बिल हैज़ कम ड्यू। पिछले 1 साल से स्पेंडिंग एक्सेसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू इन लोगों ने गवर्नमेंट इकोनॉमी में एक ग्रोथ रेट और फील गुड फैक्टर पैदा किया है। अम, सबको पता था कि एक ना एक दिन इसका बिल पे करना पड़ेगा, ये खुद ब खुद नहीं हो पे कर पाएँगे इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ का बिल। और अब वो दिन आ गया, और आईएमएफ भी अब इनसे यही कह रहा है कि आपने खत्म करनी है ये सारी स्पेंडिंग और आपने एडजस्टमेंट के पाथ पे वापस आना है, यानी कि आपने फिस्कल डेफिसिट, अपने एक्सटर्नल डेफिसिट्स जो हैं उनको काबू करना है, जिसके लिए आपको टैक्सेस लगाने होंगे, आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर काबू करना होगा, आपको रुपये को डिवैल्यू करना होगा, आपको इंटरेस्ट रेट्स चढ़ाने होंगे, यानी कि ये सारी पार्टी जो आपने पिछले 1 साल चलाई है वो खत्म करनी होगी। और उसके जो असरात हैं, उसका जो बिल है, इस पूरी पार्टी का फ़ायदा तो अमीर अवाम को, अमीर तबके को हुआ है। आपकी जो केएसई 100 कंपनीज है, उन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स डिक्लेयर किए हैं इसी टाइम में। आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर और प्रॉपर्टी डेवलपर्स जो मैग्नेट्स हैं, उनकी प्लॉट फाइल्स और उनकी कीमतें बहुत तेजी से चढ़ी हैं इस टाइम में। गरीब आवाम को तो इसका कोई फायदा फिलहाल नहीं मिला। अलबत्ता यहाँ से आगे इसका बिल जो है वो जरूर गरीब गरीब आवाम को अदा करना पड़ेगा, महंगाई की शक्ल में। गरीब आवाम का एक ही रिलेशनशिप होता है मईशत के साथ, इकोनॉमी के साथ, और वो महंगाई और प्राइसेस के थ्रू। गरीब अवाम, ना उनके पास कोई एसेट्स होते हैं, ना उनकी कोई सेविंग्स होती हैं, ना वो बैंकिंग सिस्टम से कोई पैसे बोरो करते हैं। अ, तो उनको ज़्यादातर बाकी जो भी मईशत की चीज़ें होती हैं कि भई नेशनल सेविंग स्कीम्स में रेट ऑफ रिटर्न का किस तरह इम्पैक्ट होगा, आपके पेंशनर्स अगर इस चीज़ की फ़िक्र कर रहे हैं, आपके सनअतकार अगर फ़िक्र कर रहे हैं कि हमारी डेट सर्विसिंग के साथ क्या होगा, जैसे इंटरेस्ट रेट्स चढ़ेंगे। आपके जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, वो फ़िक्र कर रही हैं कि उनको ऑर्डर्स मिलेंगे बड़े कंपनी से जिनके वो वेंडर्स, सप्लायर्स होते हैं यूजुअली। जो आपकी गरीब अवाम है, जो आपका मज़दूर तबका है बेसिकली, वो इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं करता। वो सिर्फ़ एक चीज़ की फ़िक्र कर रहा है कि मेरी जो ज़रूरी अशिया है, जो मैंने नान, रोटी, दाल खरीद के अपने बच्चों को खिलाना है, ऑलरेडी मेरी कमर टूट रही है उससे, ऑलरेडी मुझे फ़ैसले करने पड़ रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को 2 वक़्त की रोटी खिलाऊँ या 1 वक़्त की रोटी खिलाऊँ। अब ये चीज़ कहाँ तक जाएगी? तो पेट्रोल प्राइसेज़ और बिजली की प्राइसेज़ में तो ऑलरेडी हमने इज़ाफ़ा देख लिया है। अभी आपको
माइंडफुल होना चाहिए कि मज़ीद और इज़ाफ़े इनमें होने हैं जैसे हम लोग आगे जाएँगे। एक चीज़ के पेट्रोल से उन्होंने रेवेन्यू भी निचोड़ के निकालना है, दूसरी चीज़ जैसे-जैसे रुपये डिवैल्यू होता है, वो भी पेट्रोल की प्राइस को ऊपर ड्राइव करती है चीज़। तो एक वहाँ से होना है, नंबर 2 फ्यूल प्राइसेज़ जैसे चढ़ी हैं, तो बिजली की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट जो है, वहाँ पे मज़ीद और इज़ाफ़ा होना है। अभी हमने देखा है कि ₹2 से ज़्यादा पर यूनिट इज़ाफ़ा माँग रहे हैं हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, नेपरा से जाके और वो तो सिर्फ़ सितंबर की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट है। यही वाली अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जब होएँगी और अभी जून के महीने में ₹1 से ज़्यादा ऑलरेडी उनको मिला है फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में। बाय द टाइम ये सब कुछ होगा तो आई डोंट नो कि एवरेज प्राइस यूनिट प्राइस ऑफ पावर कहाँ तक पहुँची हुई होगी। इट इज़ हार्ड टू से। अब मैं एस्टिमेट्स देख रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर से जो इकोनॉमिस्ट्स हैं या वहाँ से फिच रेटिंग एजेंसी से कि रुपये जो है वो पॉसिबल है। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा लेकिन जो ऑलरेडी एस्टिमेट्स फ्लोट अराउंड कर रहे हैं, प्रोजेक्शंस फ्लोट अराउंड कर रही हैं, वो कह रही हैं 180 को क्रॉस कर चुका होगा जून 2022 तक। आई डोंट नो अनलेस कोई स्टेप्स लिए जाए अब से लेके तब तक। लाइकवाइज बिजली की प्राइस कहाँ तक पहुंची होगी, पेट्रोल की प्राइस कहाँ तक पहुंची होगी, इस वक्त कहना मुश्किल है क्योंकि डिवैल्यूएशन से ये चीजें ड्राइव अप की जाएंगी नंबर 1। नंबर 2 जब इनके ऊपर मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे रेवेन्यू गैप्स को प्लग करने के लिए। ये तो जब आईएमएफ के साथ वायदा हो जाता है और वहां से जो डॉक्यूमेंट निकलता है उसको स्टडी करने के बाद ही बेहतर पता चलेगा। अलबत्ता डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है। किस हद तक ऊपर जाएगी वो जब डिटेल सामने आएंगी तभी कह सकते हैं। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है, महंगाई के फ्रंट पे जो आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, ये शुरुआत है। आप वेट करें दिसंबर, जनवरी, फ़रवरी तक पता चल जाएगा लोगों को और इस हुकूमत को भी ख़ास ख़ास तौर पे जो फ़िलहाल मेरे ख़्याल में बेख़बर है कि एग्ज़ैक्टली ग्राउंड रियलिटी अवाम को बर्दाश्त क्या करना पड़ रहा है। उनको भी दिसंबर, जनवरी, फ़रवरी तक खबर हो जाएगी अच्छी तरह से। कोई इससे बचेगा नहीं। अब ये जो सुनामी इनकी तरफ आने वाली है। It is very important that they wake up to the economic pressures building up in this country. It is critical. जी, बहुत रज़ा जो शुक्रिया। मैं पूछना चाह रहा था जो हमारे हाँ, स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो खुशखबरी सुनाई है, उससे आपकी खुशी में कोई इज़ाफ़ा हुआ? खुर्रम? तो मेरी कन्फ्यूजन में थोड़ा इज़ाफ़ा हो गया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इनकी स्टैचर का बंदा एक ऐसी बात कह देगा जाके। तो इकोनॉमी के बारे में और डिवैल्यूएशन के इम्पैक्ट के बारे में तो मैंने कुछ नहीं सीखा उनको सुन के, लेकिन अलबत्ता उनके बारे में थोड़ा बहुत मैंने सीख लिया कि यानी कि हद होती है। हद होती है कि हर चीज़ में सिल्वर लाइनिंग ढूँढने की। अब जो दौर आ रहा है यहाँ पे मुर्तज़ा साहब मज़ाक बिल्कुल हर किस्म का ख़त्म है। महँगाई एक ऐसी चीज़ है मैं आपको बता नहीं सकता हमारे मज़दूर तबके के लिए 55 से लेके 60-65 लाख मिलियन लोग जो हैं पाकिस्तान में, वो इस तबके को बिलॉन्ग करते हैं। उनके लिए आई कैन नॉट बिगिन टू टेल यू कि महँगाई के अलावा और कोई चीज़ नहीं है और कोई इकोनॉमिक रियलिटी है ही नहीं, एग्ज़िस्ट नहीं करती। उसको फ़िक्र नहीं है फलाना डेफ़िसिट ऊपर चला गया और फलाना डेफ़िसिट नीचे आ गया। फलानी चीज़ इतना परसेंट ग्रो कर गई और 5 साल पहले पिछले दौर में इतना परसेंट ग्रो किया करती थी। ये सारी बातें टीवी पे वो लोग देख रहे होते हैं और उनको ज़ीरो समझ आ रही होती है, ना उनको ज़ीरो इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों में। उसको सिर्फ़ फ़िक्र होती है कि नान और दाल की जो कीमत है वो मैं कैसे अदा करूँगा, अपने बच्चों को कैसे खिलाऊँगा? हम लोग छोटे तबके की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 50 टू 60 मिलियन प्लस लोग इस तबके को बिलॉन्ग करते हैं। उनके साथ जो अभी हो रहा है और जो होने वाला है दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक पहुँच के, ये मैं और आप जैसे लोग हम लोग सोच भी नहीं सकते मुर्तज़ा साहब। और हमारा तो ख़ैर फिर भी काम है कि कम से कम उनकी आवाज़ हम लोग उठा लें और कुछ उनके जो मसले-मसाइल हैं उनको हम लोग हाइलाइट कर लें इस होप में कि कहीं पे कोई गवर्नमेंट में जाग उठे और सुन ले हमारी आवाज़। लेकिन फ़िलहाल मुझे जो गवर्नमेंट को देख के लग रहा है उनको खबर तक नहीं है कि ये सुनामी अभी उनकी तरफ आ रही है और उनको लगने वाली है। ये तो ये शुरुआत है अभी ग जो हुआ है। जो ग्रे लिस्टिंग का आज फिर जो ऐलान हुआ है, उस पर कुछ कहेंगे? अम, ये सबसे बड़ा एक इंडिकेटर है कि वेयर वी स्टैंड विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विद द न्यू बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपके ताल्लुकात वो चाह रहे होते कि हम पाकिस्तान के साथ बेहतरी की तरफ लेके चलते हैं, थोड़ा-सा अब इनको आइसोलेशन से निकालें, थोड़ा-सा इनके साथ एंगेज करना शुरू करें, तो ये ग्रे लिस्टिंग से निकल जाते हैं हम लोग।
लेकिन ये एक हमें सबसे बड़ा सिग्नल आया है फ्रॉम द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कि आप लोगों से एंगेज करने में हम लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना आप लोग खुद होंगे इंगेज करने में। तो ये दिस स्पीक्स टू जो मैं पहले कहता था कि पाकिस्तान आइसोलेशन की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है। ये उसकी एक इंडिकेशन है। काफ़ी एडवांस्ड और काफ़ी अनमिस्टेकेबल इंडिकेशन है कि पाकिस्तान राइट नाउ इज़ हैविंग अ वेरी, वेरी डिफिकल्ट टाइम गेटिंग एनीबॉडी इन द वर्ल्ड टू सी थिंग्स थ्रू इट्स आईज़। This government is having a very hard time doing that. जी, शुक्रिया खुरम। हाँ जी, नादिया, इनके पास 2 मिनट है बस, then he has to go. बस खुरम, एक चीज जो आप कह रहे हैं कि सुनामी and they should wake up, but what can they do? Because the party you said what they did last year is now all over. क्या कर सकते हैं फिर ये? देखिए, अभी भी कुछ चीजें जो कर सकते हैं, नंबर 1 इस गवर्नमेंट एनी गवर्नमेंट जो इस किस्म की सुनामी फेस कर रही हो, उसको बहुत जरूरी है कि अकेले अपने 2 पैरों पे खड़े होके ऐसा चैलेंज ना फेस करे। दाएं बाएं रीच आउट करें, लोगों से मुज़ाकरात करना शुरू करें और एलाइज अपने लिए बनाना शुरू करें, ऑपोजिशन से बात करें। तमाम पॉलिटिकल स्पेस में जो लोग हैं उनके साथ सीरियसनेस के साथ बात शुरू करें कि भाई ये अभी होने वाला है, ये वाले स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे, उनके पीछे कुछ कंसेंसस बनाना शुरू करें। ये चीज बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, उनको मैसेजिंग करना बहुत जरूरी है कि अवाम को थोड़ा थोड़ा करके तैयार करना शुरू करें और कुछ मेजर्स ऐसे लाएं। अभी जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि पेट्रोल के ऊपर सब्सिडीज की बात करनी शुरू कर दी है। ये बेवकूफों की बातें हैं। ये हम लोगों ने 5-6 साल पहले, मुझे याद है ये कोई 2011-12 में हुई थी इस किस्म की बातें कि छोटे तबके, छोटी गाड़ियों जो हैं उनको एक प्राइस पे बेचेंगे पेट्रोल या सीएनजी, और बड़ी गाड़ियां जो उनको एक अलग प्राइस पे बेचेंगे। इस तरह नहीं होता, ये सीरियस बातें नहीं है। आपने सीरियस पॉलिसी रिस्पॉन्स पहले बनाना है एक, और फिर उसके राउंड एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना है। तो आपको ऑपोजिशन पार्टीज, तमाम जो सियासी जमातें हैं, उनके साथ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खोल के एक प्लेटफॉर्म पे उनको ला के आपने कम से कम इतना शुरुआत करनी है और फिर उसको कम्युनिकेट करना शुरू करना है। अगर इतना ही आप नहीं कर सकते तो फिर आगे ये पॉलिसीज क्या होनी चाहिए एंड व्हाट नॉट, उसकी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आई मीन, आप अगर अकेले खड़े हुए इस सुनामी को फेस करना चाह रहे हैं तो गुड लक टू यू। लेकिन माय सिंपैथीज आर विद गरीब तबका, जिनके साथ अभी महंगाई की जो लहर आने वाली है। आई रियली रियली फील कि उनके साथ जो होगा वो अच्छा नहीं। जी, बहुत शुक्रिया खुरम, बहुत मुझे शुक्रिया आपको खुरम। जाना है। तो बहुत शुक्रिया खुरम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके थैंक यू। जी, खुदा थैंक यू। हाफिज़। जी, तो जनाब आपने, आमिर गौरी साहब। हाँ जी, गौरी साहब बिल्कुल सुन रहे थे बड़े गौर से। जी गौरी साहब, अब इस पे भी बात कर लें, और अगला जो मौजूद है उसमें भी कर लें। उसके अंदर 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि इस गवर्नमेंट के अंदर से कोई जाग जाए और वो देखे कि क्या हो रहा है उसके साथ। ये गवर्नमेंट जो है ये ज़ॉम्बीज की है। अगर ये इंसानों की गवर्नमेंट होती तो ये जागते, ठीक है ना। ये यहाँ बिठाए गए लोग हैं, इन्हें अवाम के मसाइल का इसलिए पता नहीं है कि ये अवाम के साथ जुड़े हुए ही नहीं है। ये अब भी देखें ना, ये हुकूमत जो है ये 5-6 लोगों पे आई हुई है। वही ट्विटर पे बैठे हुए हैं, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, वही उन्हीं की मीटिंग्स की रिपोर्ट्स होती हैं। जहां तक बात कर रहे थे ना खुर्रम के कितने लोग हैं, देखिए मैं शायद आपके प्रोग्राम के अंदर ही कहा था कि मतलब आई हैव वर्क विद माय दफ्तर के जो बिल्कुल निचला स्टाफ होता है, टी बॉयज, उनसे मतलब बाकायदा रावलपिंडी में कीमतें पता करवाई कि उनके इलाकों के अंदर, यानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बड़े बाजारों में नहीं, बल्कि वो जिन मोहल्लों में रहते हैं, छोटे छोटे इलाकों के अंदर रहते हैं, तो ये पता लगा। हमने सिर्फ उसको जमा किया प्राइसेस को और बेंचमार्क ये रखा कि एक शख्स जो है उसके 2 बच्चे, और वो दोनों बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट के स्कूल में जाते हैं, और इस शख्स के पास अपने बाप का दिया हुआ घर है, यानी ये किराया नहीं देता, और ये सिर्फ बेसिक बिल देता है बिजली का, गैस का और पानी का, और साथ इसके पास एक मोटरसाइकिल है जो किस्तों पे लिया हुआ नहीं है, वो फुली पेड मोटरसाइकिल है खुशकिस्मती से। वो इसमें सिर्फ पेट्रोल डालता है। और करते क्या है, ये पूरा खानदान 4 लोगों का, ये सिर्फ दाल खाता है 2 दफा और रोटी खाता है। तो वो दाल पकाने के लिए, यानी अगर उसमें मिर्चें डालनी है, नमक डालनी है, धनिया डालना है, ये सारी चीजें, तो जो प्राइस हमें उस वक्त मिल रही थी, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट 4 वीक्स अगो, बिफोर मैं मतलब यहाँ पे छुट्टी पे आया हूँ, तो वो निकल रही थी तकरीबन 33 से 34 हजार रुपए। अब ये वो आदमी है जो यानी कोई सब्जी नहीं खा सकता, कोई गोश्त नहीं खा सकता, कहीं वो सेविंग तो छोड़ दें आप, वो कहीं अगर उसके खानदान के अंदर शादी ब्याह हो तो वो पैसे मांग के जो है वो शायद उसमें शिरकत करेगा। वो ईद ब्याह के ऊपर अपने नए कपड़े नहीं सिलवा सकता अपने बच्चों के लिए, वो जूतियां नहीं ले सकता। ये सिर्फ और सिर्फ सस्टेन कर रहा है जिंदा रहने के लिए,
और ये गवर्नमेंट कह रही है कि जी हमने 20,000 रुपए जो है वो मिनिमम पे कर दी है मतलब मजदूर की। ये कहीं नहीं मिल रही। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे सरकारी महकमों में, या नहीं, आम प्राइवेट अदारों के अंदर जो ड्राइवर्स हैं वो 15-16 हजार रुपए पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, 20,000 उनको नहीं मिलते। कंपनियां कहती हैं हमारा अपना गुजारा नहीं हो रहा। तो ये जो चीजें वो कह रहे थे ना, देखें मैं उसको सिर्फ इन रियल टर्म्स में बयान करना चाह रहा हूँ। जो कह रहे हैं कि मुश्किल आने वाली है, वो मुश्किल इसलिए आने वाली है कि इस हुकूमत के पास कोई किसी किस्म का प्लान या पॉलिसी नहीं थी। नंबर एक, कि जो किसान हैं जो इस पूरे मुल्क को खिला रहे थे, किसी जमाने में ये 70% का, मतलब 75% का एग्रीकल्चर मुल्क था। अब अगर फर्ज किया जो बेसिक स्टेपल फूड है वो हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही है, गंदम बाहर से मंगवानी पड़ रही है, थोड़े अरसे में खुदा ना खास्ता चावलों पे बैन लग गया अगर जो है वो यूरोपियन यूनियन या अमेरिका की तरफ से, जो पॉलिसी है उसमें ये कह के आपकी जनाब अमेरिका को ये करना पड़ेगा, वो उसको ये करना पड़ेगा। उन्हें कहें, देखें पॉलिटिकली मैं इसको सिर्फ इतना से एक फिक्रे में टच करूंगा कि ये जो नया एलिमेंट है क्वाड का, यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, इंडिया को उसने किसके लिए यूज करना है, किसके लिए यूज नहीं करना, इसको डिस्कस किए बगैर हमें ये देखना है कि इंडिया अपने खिलाफ क्या कर सकता है। इंडिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट एक्शंस के जरिए हमारी ऑक्सीजन जो है वो सक कर, और ये जो फैटफ है, देखिए उसके अंदर भी हमारे यहाँ खबर की छपती है, और सैडली हमारा हम उसमें शामिल हैं सारे जर्नलिस्ट, कि उसको एक्सपोज नहीं करते कि ऐसी, और उस पर कदगन है हमारे ऊपर के एक्सपोज ना करें। स्टेट की तरफ से प्रेशर है, स्टेट के इदारों की तरफ से प्रेशर है कि उसको खोले ना। बस ये सिर्फ बयान कर दें कि जी 27 उन्होंने डिमांड्स डाली थी, 26 हमने पूरी कर दी। मैंने कहा भाई 27वीं की बात करें। वो ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी दोनों चीजों पे, यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग है, उसके ऊपर उनके खिलाफ आपने प्रोसिक्यूशन करनी है और एक्शन लेना है। वो जिस वक्त आप नहीं लेंगे, वो लोगों को नाम भी पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। हमारी जो इकोनॉमी है, देखें अगर ये मुल्क अपने लोगों को खिला नहीं सकता, और ये जो बाकर साहब ने जाके हम मैनचेस्टर में बात की है ना, मुझे एतराज ये है कि जिन लोगों के साथ बैठे हुए थे कुछ अर्से पहले, आपको याद होगा इन्हीं अशखास की तस्वीरें दिखाई जा रही थी कि शायद ये पाकिस्तान में 50 लाख घर बनाने के लिए शायद शामिल, ठीक है, और ये इमरान खान के बड़े दोस्त हैं। नाम ले लें गौरी साहब, नाम ले लें जो नहीं, जिनके साथ बैठे हुए थे। यहाँ पे आजकल बहुत अच्छी बात ये हुई है कि पाकिस्तान में तो डेफेमेशन, स्लैंडर, लाइबल का कोई केस फैसला नहीं होता। यहाँ पे अच्छी बात ये हुई है कि पाकिस्तान के बड़े अदारों के खिलाफ फैसले होने शुरू हुए हैं। ये भी हमारे मुंह पे जूती लग रही है कि पाकिस्तान की जो लिनन है वो हम यहाँ धोते हैं और यहाँ फैसले होते हैं और फिर जुर्माने दिए जा रहे हैं बड़े चैनल्स को। और वहां पे अभी भी कोई जो है वो एलिमेंट ऐसा काम पे नहीं है कि जो एडिटोरियल कंट्रोल है वो ट्रेंड लोगों को, प्रोफेशनल लोगों को दिया जाए। वहां बैठ के लोग इल्जाम लगाते, तो मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा, आपको याद होगा कि केपी के मिनिस्टर्स ने ये कहा था कि भाई अगर फर्ज किया टमाटर की कीमत ऊपर चली जाती है, आलू की, तो जिनके बिक रहे हैं वो तो भी हमारे भाई हैं, उनको भी तो फायदा होता है। ये सारे लोग जो है ना, ये छोटे लेवल पे उस तरह के लोग हैं जिस तरह की वो फ्रांस की मलका थी, जिसने ये कहा था कि इनको रोटी नहीं मिलती तो ये केक क्यों नहीं खाते, ठीक है ना। और लेकिन थोड़े ऐसे बाद वहां पे इंसाफ आ गया था कि उसी मलका की गर्दन जो है वो उतारी गई थी गिलोटिन के जरिए, और फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। हमारे यहाँ रेवोल्यूशन तो शायद ना आए, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत सारी उम्मीद जो है वो एक दफा फिर अवाम को जोड़नी पड़ेगी, इस हुकूमत से नहीं, बल्कि वो तमाम लोग जो हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलना चाह रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो अपनी हुकूमत हासिल करना चाह रहे हैं, बल्कि इसलिए कि शायद उनके पास कोई बेहतर प्लान हो। कुछ उसमें लोग जो हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हैं, उनका पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो शायद जो है वो इनसे थोड़ा सा बेहतर था, तो लेकिन वो सारे लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जो आपको याद होगा, अभी खुर्रम ने भी कहा कि अनलेस यू वर्क एज ए गवर्नमेंट ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज, लेकिन ये जो तारीफें है ना कि जी मतलब हमें वोट लेने हैं गैर मुल्की पाकिस्तानियों से, तो फिर आप ये एडमिट करें कि वो गैर मुल्की पाकिस्तानी जिनको थोड़े से पहले एक हमारे मशहूर जज ने कहा था कि जब इनको हलवा मिलता है तो ये पाकिस्तान आ जाते हैं, जब इनको हलवा बाहर मिलता है तो ये बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं। अब ये वक्त आ गया कि दिन रात तस्वीरें पड़ी जा रही हैं तारकीन वतन पाकिस्तानियों के लिए कि वो पाकिस्तान 31 बिलियन तक पैसे भेजते हैं, इसलिए कि अब उन बेचारे मजदूरों की जो दुबई में, कतर में, कुवैत में काम कर रहे हैं, उनकी टोटल इनकम पाकिस्तान की इनकम से बढ़ चुकी है। ये इतने बड़े शर्म का मुकाम है, इतने बड़े शर्म का मुकाम है कि प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि पाकिस्तान इज बीइंग रन थ्रू रेमिटेंसेस। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को ये मजदूर अगर कल को खुदा ना खास्ता ये जो अरब के शेख हैं ये हमारे मजदूरों को वापस भेज दें, तो हमारे पास तो कशकोल उठा के कहीं जाने की भी जो है वो मोहलत नहीं होगी।
तो उस सूरत के अंदर जो है वो कॉन्फ्रेंसें करानी और रियासत मदीना का नाम लेना, यकीन करें कल को मुझे डर ये लगता है कि मजहब और रियासत मदीना का नाम जो है वो शायद एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल बर्डन बन जाएगा लोगों के लिए, कि लोग जो है वो क्रिटिसाइज करेंगे कि यार हमें मतलब कहीं और ले जाएं। और गवर्नमेंट जो है अगर वो 1 करोड़ पाकिस्तानियों की तारीफ कर रही है तो फिर उसे ये कहना चाहिए कि वो 1 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो बाकी 22 करोड़ पाकिस्तानियों को पॉलिटिकल असाइलम दिलवा दें, वो उन्हीं के पास चले जाए वहीं पे, क्योंकि वो ही रोटी खिलवा रहे हैं। और लास्ट चीज ये है कि देखें, अगर ये जो बाहर तारकीन वतन बैठे हुए ये सारे कनाडा या अमेरिका या यूरोप में नहीं बैठे हुए, जिनके पास मॉर्गेजेस होती हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं, इनकी मेजॉरिटी जो है वो मिडिल ईस्ट में रहती है, जो बैंक अकाउंट नहीं रख सकते, जो वहां प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, जो वहां पे नेशनलिटी नहीं ले सकते, जो वहां पे परमानेंट रेजिडेंसी नहीं ले सकते। अब इनके पास सिर्फ एक तरीका होता है कि वो पैसे वापस पाकिस्तान भेजें अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को। क्यों? कि कोविड की वजह से उनकी जो मूवमेंट है वो बंद हुई हुई है, तो इसलिए ये पैसे बढ़ते बढ़ते 31 बिलियन पे चले गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये जो तकरीबन आप ये समझिए आधे से ज्यादा, यानी कि कुछ 60 मिलियन के करीब पाकिस्तानी जो काम करते हैं मिडिल ईस्ट में, अगर इनको सिर्फ ये कर लें कि इनके घर के अंदर जो पैसे जा रहे हैं वो 6 या 7 लोग होंगे इनके घर में, तो ये मजदूर जो है ये कम से कम 26% पाकिस्तान को चला रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत नहीं चला रही। इससे बड़ा शर्मनाक काम जो है वो हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। फारूकी साहब हमारे साथ ब्रसल से ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद साहब, हम अपना शो बिल्कुल कंक्लूड कर रहे थे, आप बट वेलकम, और हमें एफएटीएफ की जो आज कार्रवाई है उसके ऊपर बता दीजिए। नादिया, मैं सॉरी आपकी तरफ बिल्कुल एंड में आऊंगा, आप खालिद साहब की बात सुन लीजिए। और खालिद साहब हमें बताइए रुदात क्या हुई मुख्तसर तरीके से, ताकि हम फिर उसके बाद आपसे इजाजत लें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले ही बता दिया गया था जो हालात और वाक़यात की रोशनी में कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा, और वही बात हुई कि पाकिस्तान को हनूज ग्रे लिस्ट में रख रहे हैं वो, और उन्होंने अप्रिशिएट किया है। ज़ाहिर है कि मनी लॉन्ड्रिंग पर पाकिस्तान ने बहुत इक़दामात किए, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का सिर्फ मसला नहीं है, ज़्यादा बड़ा मसला जो है वो दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग का है, और दहशतगर्दों की जो लिस्ट अक़वाम मुत्तहिदा ने दी है उनको प्रोसिक्यूट करने का मामला है। अगर ये लोग ये काम पहले कर लेते और प्रोसिक्यूट कर लेते दहशतगर्दों को, और अदालतों से मुकदमा तेजी से चलवा लेते, जब आपने सजा देनी होती है इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को 3 दफा के, तो बड़ा धड़ाधड़ काम जो है वो आप करते हैं और सजा दे देते हैं उसे। अदालतें भी आपकी सुस्त नहीं होती, लेकिन इस वक्त जो दहशतगर्द हैं मौजूद, आपने अप्रीहेंड कर लिए, गिरफ्तार कर लिए, उन्हें चेयरमैन ने कहा है एफएटीएफ के कि आपने वो जल्द अज जल्द उनको उन सजाओं को मुकम्मल करना है, और प्रोसिक्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है। और इसी वजह से पाकिस्तान पर फिर एक बार जोर दिया गया है कि वो अपनी दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए, सजाएं देने के लिए तेजी दिखाए। और जब तक पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में रहेगा, जब तक एक दहशतगर्द जो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जिसने नामजद किया है वो जेल में जो है नहीं चला जाता, या वो प्रोसिक्यूट अदालतों से नहीं हो जाता, तो पाकिस्तान को बहुत तेजी से इस पे जो है काम करना होगा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अप्रिशिएट किया कि पहले जो 6 नुकात दिए गए थे, शराइत दी गई थी जून 2021 की मीटिंग में, उनमें 6 में से 4 पे पाकिस्तान ने अमल कर लिया है, और ये पाकिस्तान के हक़ में खुद ही बेहतर है कि वो दहशतगर्दों को जो है वो सजाएं दे। इससे इमेज भी पाकिस्तान का बेहतर होगा और मामलात भी ठीक होंगे। जी, बिल्कुल ठीक होंगे। रजा, मैं इससे पहले कि आप कंक्लूड करें, आज की एक अहम खबर जो है वो सैयद खुर्शीद शाह की जमानत पर रिहाई है। जी बिल्कुल। 25 महीने तक उस शख्स को बगैर सजा दिए, बगैर कन्विक्ट किए आपने हिरासत में रखा, और आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर उनको जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। ये जो भी नए ऑर्डिनेंस लाए, जो कुछ भी करें, लेकिन ये एक शर्मनाक अमल था, किसी को भी उसके जो आईनी हक है आज़ादी का उससे महरूम करने का, तो मैं उसका जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। जी, जी, बहुत मैं अहम मैं खबर है, आखिर में बिल्कुल। सिर्फ एक मेंशन कर दूं कि मैं इस वक्त यूरोपियन पार्लियामेंट स्ट्रासबर्ग फ्रांस में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो सारी जो कुव्वतें ये फैसले कर रही हैं एफएटीएफ के अंदर, उनके लीडर्स यहाँ मौजूद हैं। आप किसी से भी बात कर लें, वो तो एफएटीएफ से ज्यादा बढ़ के पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो इस सूरत-ए-हाल से निकलने के लिए सिर्फ वाहिद रास्ता है, अमन और दहशतगर्दों को उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाए। बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया फारूकी साहब के वही ये बात आपके आने से पहले गौरी साहब भी कर चुके हैं, बिल्कुल ये प्रोसिक्यूशन के हवाले से। तो जी नादिया, आपने सुन ली फारूकी साहब की बात।
अब मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर मज़ीद तबसरा कर दीजिए और जो है और जो पहले भी हमारा मौज़ू था उसके ऊपर भी कुछ कह दीजिए प्लीज़। ये नादिया आप म्यूटेड है, सॉरी। जी, एफएटीएफ की जो बात कही है कि बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की, बिल्कुल इंतहा ज़रूरी है। स्पेशली देखिए जो जो अभी आमिर भी ज़िक्र कर रहे थे ना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान का ज़िक्र कर रहे थे, अमेरिका का ज़िक्र कर रहे थे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अफ़गानिस्तान के हवाले से जिस तरह से आप दुनिया को ये बता रहे हैं कि बड़ी ज़रूरी है कि हम अफ़गानिस्तान की मदद करें, अफ़गानिस्तान को चांस दें, अफ़गानिस्तान की एक तरह से वी आर बिकमिंग ए स्पोक्सपर्सन फॉर अफ़गानिस्तान। शायद इतना मुझे कभी-कभार लगता है ज़बीउल्लाह भी बात नहीं कर रहे होते जितने हमारे प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे होते हैं हर जगह। तो ऐसे में जब पूरी दुनिया इज स्केप्टिकल अबाउट देम, दे आर आल्सो स्केप्टिकल अबाउट आवर रोल आल्सो। और इसलिए ये इंतहाई जरूरी है। एक आपके आईएमएफ के मामलात हैं और फैटफ से निकलने के लिए ये जरूर आईएमएफ के साथ भी और फैटफ के साथ भी ये बेइंतहा जरूरी है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखने के लिए भी बेइंतहा जरूरी है, चाहे वर्किंग रिलेशन आप रखें, कि आपने ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो खातिर खा जो आपने प्रोसिक्यूशन करनी है वो करें। क्योंकि वरना फिर देखिए यही वाली बात होगी जो सब कहते हैं कि ऑपोजिशन को बंद करने के लिए तो आपके पास बहुत सारे जवाब थे। बिल्कुल सही कहा। ये 25 महीने का आप जिक्र देख लीजिए, इसके अलावा आप सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लीजिए ना, जिसके अंदर वो पापड़ वाले और रेडी वालों का जिक्र हर वक्त होता रहा है, पिछले 4 साल से हम सुन रहे हैं। लेकिन वही बात है कि वो 27 में से 26 हमने जी पूरे कर लिए, एक हमने बस अभी पूरा नहीं किया। वो एक के बारे में जिक्र करने से व्हाई आर वी शाइंग अवे? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, जो आपने नोटिफिकेशन की बात की ना, उन्होंने तो चौधरी का चांद जब घटने लगता है उसका जिक्र किया। मैं बड़े सिंपली कहती हूँ नोटिफिकेशन वही होना था जो होना है, लेकिन आई सी इट कैन रिजल्ट इनटू अ डेथ वारंट आल्सो नाउ। और ये क्योंकि द लाइन हैज बीन ड्रॉन, देयर इज और इसकी बरमला आप इजहार देख रहे हैं आप हर जगह। आप अगर अगर आप पॉलिटिकल डिबेट्स जो मुख्तलिफ चैनल्स में होते हैं, वो लोग जो कि प्राइम मिनिस्टर की काबीना की, प्राइम मिनिस्टर की रोड मैप्स की तारीफ करते नहीं थकते थे और साबका हुकूमतों को करप्ट तरीन कहते नहीं थकते थे। आज जब मैंने उनके मुंह से ये बात सुनी रजा कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि अपना रोल अदा करे, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए किया था, इनको चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए सबको बिठाना होगा। ये मैंने अपने प्रोग्राम में कहा है। सो अब आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर पहले हम कहा करते थे सबके अपडेट हो रहे हैं, यहाँ तो सॉफ्टवेयर करप्ट हो गए हैं।